हेलो गाइज, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मार्शल यूनिवर्स सीजन 11 एपिसोड 7 को। अगर आपको वीडियो की एक्सप्लेनेशन थोड़ी भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि इंग जियो इंग हुआन को बताती है कि लिंगडोंग अभी भी जिंदा है और शायद डेमन सी में है। अब आगे। इंग जियो की बात सुनकर इंग हुआन ने जमे हुए तालाब की बर्फ पर अपना चेहरा देखा। उसके बाद उसने धीमी आवाज में कहा, उस बेवकूफ़ ने मुझे वादा किया था कि वो मरेगा नहीं। अगर उसने ये वादा तोड़ा तो मैं जहन्नुम में जाकर भी उसे वहां से खींच लाऊंगी। इतने में इंग जियो आगे आई और उसने इंग हुआन का हाथ पकड़ते हुए कहा, अब जो कि तुम्हें उसके बारे में थोड़ा पता चल गया है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस तरह सभी से दूर रहना चाहिए। उस वक्त जो कुछ भी हुआ उसका इल्ज़ाम पिताजी पर तो नहीं डाला जा सकता। इंग हुआन, वो भी तो सेक्ट की जिम्मेदारियों के चलते मजबूर थे। ये सुनकर इंग हुआन अपना सिर हिलाने लगी, जिसके साथ ही उसने कहा, मैं जानती हूँ दीदी। उस वक्त जो कुछ हुआ उसका इल्ज़ाम मैं पिताजी पर डाल भी नहीं रही हूँ। अगर मुझे किसी पर इल्ज़ाम थोपना ही है तो मैं खुद को गुनहगार समझती हूँ कि मैं तब कुछ नहीं कर पाई। अगर मैं ताकतवर होती तो शायद आज किसी को भी ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। हर बार मैं सिर्फ उसके पीछे पड़ी रहती थी और उसे सबसे लड़ते हुए देखती रहती थी। ऐसा कहते वक्त उसे लिंगडोंग याद आने लगा, जो युआन गेट सेक्ट के तीनों लीडर्स से लड़ते वक्त खून से लथपथ हो चुका था। उस बारे में सोचकर इंग हुआन की आंखों में जज्बात उमड़ने लगे और उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं और ताकतवर बनना चाहती हूँ दी। आप भी तो लिंगडोंग को जानती हैं। एक बार वो पूर्वी हिस्से आ गया तो वो जरूर युआन गेट सेक्ट पर हमला करेगा। उस वक्त मैं पिछली बार की तरह चुपचाप खड़ी नहीं रहूंगी, बल्कि इस लड़ाई में बराबरी से साथ दूंगी। इंग जियो गौर से इंग हुआन की आंखों में झलकते यकीन को देखती गई। कुछ पलों के बाद उसने आह भरते हुए इंग हुआन के माथे पर बने निशान को सहलाना कर दिया। इंग जियो के चेहरे पर हल्की परेशानी थी, क्योंकि उसने अपनी छोटी बहन को चुलबुली लड़की की तरह इतना बड़ा होते देखा था। तब इंग जियो ने इंग हुआन को समझाने की कोशिश की, देखो मैं जानती हूँ कि तुम्हारी शक्तियाँ लगातार बढ़ती जा रही हैं, लेकिन तुम्हें भी समझना चाहिए कि अगर तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गई तो तुम पूरी तरह से बदल जाओगी। मुझे नहीं लगता कि लिंगडोंग को तुम्हारा पूरी तरह से बदल जाना पसंद आएगा। ये सुनते वक्त इंग हुआन के चेहरे की मुस्कुराहट धीरे धीरे गायब पड़ने लगी। उसने हल्की मजबूरी में कहीं और देखना शुरू किया। दरअसल इंग हुआन ने इंग जियो को नहीं बताया था कि वो जैसे जैसे ताकतवर होती गई वैसे वैसे उसके जहन में बहुत सी यादें बढ़ती गई। पर वो इतना जरूर जानती थी कि ये यादें उसकी नहीं किसी और की ही थी। इंग हुआन फिलहाल नहीं जानती थी कि उसका बदला जाना अच्छा होता या फिर बुरा, लेकिन उसे इस वक्त तो यही समझ आ रहा था कि लिंगडोंग की मदद करने के लिए उसे बहुत ताकतवर बनना पड़ता और युआन गेट सेक्ट के खिलाफ लड़ने की ताकत हासिल करने का उसके पास यही सबसे अच्छा तरीका था। इतने में इंग हुआन ने इंग जियो की तरफ देखकर धीमी आवाज में कहा, दी आप फिक्र मत कीजिए, जब तक वो सही सलामत वापस आएगा तब उसे इंग हुआन ही मिलेगी। इंग जियो गौर से इंग हुआन को देखती गई, जिसके बाद उसे गले से लगा लिया। उसकी छोटी बहन अब वाकई बहुत बड़ी हो गई थी, जिसके बदले रूप को देखकर अंदर ही अंदर इंग जियो को बुरा भी लगता था। वहीं अपनी बहन के गले लगते वक्त इंग हुआन की आंखों में एक पतले लड़के की झलक दिखने लगी, जिसके बारे में सोचकर वो मुस्कुराने लगी। अगर तुम वापस आए तो मैं तुम्हारे साथ खड़ी होकर हर उस मुश्किल का सामना करूंगी जो तुम्हें ख़त्म करना चाहेगी, और अगर तुम नहीं आए तो मैं तुम्हारे बदले युआन गेट सेक्ट को ख़त्म करके रहूंगी, फिर चाहे मुझे ऐसा करने के लिए खून के समंदर में ही क्यों ना उतरना पड़े। मेरा दिल ऐसा करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकेगा। जिस दौरान वो युआन और बाकी दोनों के बुरी तरह मरने की खबर पूर्वी हिस्से में फैलती जा रही थी, उस वक्त लिंगडोंग का जिक्र एक बार फिर चारों तरफ फैल गया। वहीं उस जगह से काफ़ी दूर डेमन सी में भी हंगामा मचा हुआ था। इस हंगामे की वजह था फ्लेम डिवाइन हॉल, जिसने एक बड़ा ही अनोखा मुकाबला रखा था। ये मुकाबला काफ़ी शानदार होने वाला था, मगर एक और ख़ास वजह थी जिसके कारण लोग इस मुकाबले के लिए खींचे जा रहे थे। वो थी एंशिएंट थंडरबोल्ट सिंबल हासिल करने की इच्छा। भले ही बहुत से लोगों को शक था कि फ्लेम डिवाइन हॉल ऐसी अनोखी चीज़ क्यों इनाम के तौर पर दे रहा था, पर इसके बावजूद हर कोई उसे हासिल करने की कोशिश तो ज़रूर करता। इधर डीमंसी में किसी जगह पर एक बड़ी सी वेल तैरती हुई नजर आ रही थी, जिस पर बैठी मुनलिंग शान ने आसपास देखकर कहा, लिंगडोंग भैया, फ्लेम डिवाइन हॉल का ये मुकाबला तो काफ़ी बड़ा होने वाला है।
देखा जाए तो वहाँ बहुत से बड़े जहाज दिखाई दे रहे थे जो तेज रफ्तार में आगे बढ़ रहे थे। उनके अलावा बहुत से जानवर भी दिखाई दे रहे थे और सभी की मंजिल एक ही थी, इसलिए वो सभी एक ही दिशा में बढ़ रहे थे। वो जिस दिशा में आगे बढ़ रहे थे उसे देखकर ये समझा जा सकता था कि वो फ्लेम डिवाइन होल की तरफ बढ़ रहे थे। मूलिंगशान की बात सुनकर लिंगडोंग मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाने लगा। इतने में मूलिंगशान ने लिंगडोंग की मुस्कुराहट देखकर उससे सवाल किया, अच्छा एक बात बताओ लिंगडोंग भैया, क्या तुम भी फ्लेम डिवाइन होल के इस मुकाबले में हिस्सा लेने वाले हो? मेरे ख्याल से तुम्हारी शक्तियाँ जितनी बढ़ गई हैं उस हिसाब से तो तुम्हारा नतीजा काफ़ी अच्छा होगा। इस पर लिंगडोंग ने बड़े ही अलसाए अंदाज में कहा, पहले तो हम हालात देखते हैं, उसके बाद कुछ फैसला लेंगे। सच कहूँ तो मुझे ये मुकाबला जीतने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन उस जगह पर एक ऐसी चीज़ है जो मेरी है, इसलिए मुझे वहाँ जाकर उसे वापस लेना ही होगा। मोलुओ ने थंडरबोल्ट से थंडरबोल्ट एंशिएंट सिंबल का एक हिस्सा ले लिया था जो लिंगडोंग को वापस हासिल करना था। भले ही उस हिस्से के बिना थंडरबोल्ट एंशिएंट सिंबल को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंच रहा था, मगर वो अभी भी अधूरा तो था ही। ये बात लिंगडोंग ने तब महसूस की जब वो उसे काबू करने की कोशिश में लगा था। तभी मुलिंगशान ने अपने पास से एक गोल्डन स्क्रोल बाहर निकाला जिस पर अचानक कुछ शब्द दिखाई देने लगे। इन चमकते हुए शब्दों को पढ़कर उसने लिंगडोंग से कहा, यह है पूरे डेमन सी की नई पीढ़ी के सबसे ताकतवर योद्धाओं की रूकी लिस्ट। इसके हिसाब से आप नई पीढ़ी के 9वें सबसे ताकतवर योद्धा हो। इसे तैयार करने वाला एक बड़ा ही खास सेक्ट है जिसका नाम है फेट पवेलियन, और इस रूकी लिस्ट की अहमियत पूरे डेमन सी में काफ़ी ज़्यादा है। लिंगडोंग ने मुलिंगशान के हाथों से वो रूकी लिस्ट हासिल की और वो मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा। उस गोल्डन स्क्रोल को छूते ही लिंगडोंग को समझ आ गया कि वो भी एक स्पिरिट ट्रेजर था। इतने में लिंगडोंग ने अपने नाम को पढ़ना शुरू किया। नोवा सबसे ताकतवर नई पीढ़ी का योद्धा लिंगडोंग, ताकत परफेक्ट प्रोफाउंड लाइफ स्टेज कल्टीवेटर और इनिशियल डिवाइन सिंबल मास्टर, पूर्वी हिस्से के दाऊ सेक्ट का मेंबर। हाल ही में स्काई लाइटनिंग सी रीजन में 5 प्रोफाउंड द स्टेज कल्टीवेटर्स को ख़त्म करने में कामयाब रहा, वो भी अकेले। ये इस रूकी लिस्ट में नोवा इसलिए है क्योंकि कोई भी इसकी असली ताकत को पूरी तरह नहीं जानता। ये पढ़ते वक्त लिंगडोंग ने हल्की हैरानी के साथ कहा, वाकई ये फेट पवेलियन तो काफ़ी पहुंची हुई चीज़ है। डेमन सी में कहाँ पर क्या हो रहा है इसे इसकी अच्छी खासी खबर है। न सिर्फ इन्हें ये पता है कि मैंने पिछले कुछ दिनों में क्या किया, बल्कि मैं पूर्वी हिस्से के किस सेक्ट से आया हूँ ये भी इन्हें पता चल गया। उसके बाद लिंगडोंग अपने से ऊपर लिखे नामों को देखने लगा। वैसे तो वो बड़ा शांत रहता था, लेकिन उसे ये जानने में काफ़ी दिलचस्पी थी कि आखिर उससे पहले लिखे नाम कितने ताकतवर थे। तभी लिंगडोंग ने उनके बारे में पढ़ना शुरू किया। इसमें लिखा 8वां नाम है स्काई सारक सेक्ट का लिलिन, इनिशियल प्रोफाउंड द स्टेज कल्टीवेटर, बड़ा ही बेरहम माना जाता है। उसने अपने बराबर ताकतवर 2 योद्धाओं को एक ही मुकाबले में ख़त्म कर दिया था। 5वां नाम है डार्क सी स्ट्रीम सेक्ट से डार्क डीमन तैंकुई, एडवांस डिवाइन सिंबल मास्टर। इसने एक बार एडवांस प्रोफाउंड द स्टेज कल्टीवेटर से फाइट की और बिना घायल हुए वहां से भागने में कामयाब रहा। रूकी लिस्ट का 3रा नाम है लिटिल एलिफेंट किंग, जो कि 1000 एलिफेंट माउंटेन सेक्ट से आता है। उसके पास 1000 एलिफेंट्स तक की पावर है। रूकी लिस्ट का 2रा नाम है तांग जिनलियन, जो कि फ्लेम डिवाइन होल की योद्धा है। एंशिएंट ब्लेजिंग सिंबल के मालिक मोलुओ की पहली डिसाइबल, द सक्सेसर ऑफ द फ्लेम डिवाइन होल। और पहला नाम है जूजियो का, जिसने एक एडवांस प्रोफाउंड द स्टेज कल्टीवेटर को मार रखा है। पहला नाम पढ़ते ही लिंगडोंग के चेहरे का रंग बदलने लगा। वो समझ गया था कि जूजियो जरूर कोई रहस्यमय और अजीब योद्धा था, क्योंकि खुद फेट पवेलियन जैसा ताकतवर सेक्ट भी उसके बारे में ज़्यादा जानकारी इकट्ठा नहीं कर पाया था। इस दौरान मुलिंगशान ने भी लिंगडोंग के चेहरे का रंग बदलते हुए देखा, जिसके बाद वो भी झांकते हुए उस नाम को देखने लगी जिसे लिंगडोंग देखकर हैरान था। फिर वो नाम पढ़कर मुलिंगशान ने लिंगडोंग को बताया, ये भी आप जैसा ही है लिंगडोंग भैया। कोई नहीं जानता था कि आखिर ये आया कहाँ से और कब आया। ये पहली बार इस रीजन में साल भर पहले आया था। फिर उसने अचानक एक दिन एक ताकतवर एडवांस प्रोफाउंड द स्टेज कल्टीवेटर को ख़त्म कर दिया,
जिसके बाद पूरे डेमन सी में हंगामा मच गया। उसके बाद से वो लोग जूजियो के बारे में और भी जानकारी इकट्ठा करने लगे। सुनने में आया था कि एक दफ़ा उसका मुकाबला लिस्ट में मौजूद दूसरे और तीसरे नंबर वाले योद्धाओं से भी हुआ था, लेकिन उसके सामने उनके हाल ज़्यादा अच्छे नहीं थे। इसलिए सबसे ताकतवर नई पीढ़ी का योद्धा वही माना जाता था। सोच तो मैं ये रही हूँ कि क्या होगा जब आपका इस जूजियो से मुकाबला होगा। इस पर लिंगडोंग ने मजबूरी में अपना सिर हिलाते हुए कहा, बेहतर यही होगा कि मेरा मुकाबला ऐसे खतरनाक और ताकतवर योद्धा से ना हो। अगर उसने साल भर पहले किसी एडवांस प्रोफाउंड द स्टेज कल्टीवेटर को ख़त्म किया था, इसका मतलब अभी तो वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो गया होगा। लिंगडोंग को डीमन सी में आए साल भर हुआ था और तब उसने प्रोफाउंड लाइफ स्टेज रैंक हासिल किया था, लेकिन उस वक्त ये जूजियो तो एडवांस प्रोफाउंड द स्टेज कल्टीवेटर्स को ख़त्म कर रहा था। इसलिए उसकी काबिलियत और ताकत के बारे में सोचकर लिंगडोंग के भी रोंगटे खड़े हो गए। लिंगडोंग जानता था कि अगर यह जूजियो उस मुकाबले में हिस्सा लेता तो उससे एंशिएंट सिंबल का आखिरी टुकड़ा जीतना बहुत मुश्किल होने वाला था। तभी लिंगडोंग ने वो कागज मुलिंगशान को पकड़ाते हुए कहा, चलो मुलिंगशान, अपनी रफ्तार बढ़ाते हैं, हमें जल्द से जल्द फ्लेम डिवाइन हॉल में पहुंचना होगा। वक्त देखकर तो लगता है कि वो लाइटनिंग कंपटीशन कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला होगा। भले ही बाकी लोगों को पता नहीं था कि फ्लेम डिवाइन हॉल क्यों लाइटनिंग कंपटीशन करवा रहा था, लेकिन लिंगडोंग तो इसके बारे में अच्छे से जानता था। दरअसल मोलुओ थंडर एंशिएंट सिंबल का झांसा देकर छुपे हुए ईमो को बाहर लाना चाहता था। ये कदम वाकई बहुत मुश्किल और खतरनाक था, इसलिए लिंगडोंग बस सोच ही सकता था कि आने वाले वक्त में फ्लेम डिवाइन हॉल में कैसा हंगामा मचता। भले ही आज के दुनिया के लोगों को ईमो के बारे में नहीं पता था, मगर जो कोई भी उनके बारे में जानता था उसे पता था कि वो कितने ज़्यादा खतरनाक होते थे। सबसे ज़्यादा डराने वाली बात तो ये थी कि ईमो का मकसद था अपनी दुनिया के सभी ईमो को आज़ाद करना, ताकि वो इस दुनिया को ख़त्म कर सकें। मोलुओं की ये तरकीब काम करती है नहीं, इस बारे में लिंगडोंग अभी तो कुछ कह नहीं सकता था। भले ही मोलुओं ने अपनी मदद के लिए बहुत से ताकतवर योद्धा इकट्ठा कर लिए थे, लेकिन अगर बेहद ताकतवर ईमो वहां आ जाते तो पता नहीं क्या होता। फिर लिंगडोंग ने इस बारे में सोचना छोड़ दिया, क्योंकि वो जानता था कि वो इस मामले में कुछ नहीं कर सकता था, पर वो खुद भी एंशिएंट सिंबल का मालिक था, इसलिए वो अपने आप को इस मसले से दूर नहीं रख सकता था। लिंगडोंग ने गहरी सांस ली और अपनी नज़र समंदर के किनारे की तरफ की। वहाँ पर उसे बहुत ही शांति महसूस हो रही थी, जो कि तूफान के पहले की शांति थी। फ्लेम सी रीजन डीमन सी का एक बहुत ही बड़ा इलाका था। इस इलाके में बहुत से सेक्ट नहीं थे, क्योंकि इस जगह पर सिर्फ एक ही सेक्ट का राज था, जिसका नाम था फ्लेम डिवाइन होल। इस वक्त उस इलाके में बहुत से योद्धा इकट्ठा हो रहे थे। चाहे इन योद्धाओं के दिल में उस बड़े से इलाके को देखकर वहां जगह बनाने की इच्छा मौजूद थी, लेकिन मोलुओं की वजह से कोई भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। आखिर मोलुओ न सिर्फ वर्ल्ड स्टेज कल्टीवेटर था, बल्कि उसके पास एंशिएंट ब्लेजिंग सिंबल भी था। जब तक लिंगडोंग और मुलिंगशान उस इलाके में पहुंचे, तब तक 5 दिन गुजर गए थे। उस समुद्र के किनारे पर खड़े होकर लिंगडोंग अपने सामने दिखती जगह को देखने लगा, जो लाल रंग की थी। इस लाल रंग की जगह को देखकर लिंगडोंग के चेहरे पर काफी हैरानी नजर आने लगी। इतना ही नहीं, बल्कि उस इलाके में घुसते ही लिंगडोंग को महसूस होने लगा कि समुद्र के नीचे एक अजीब सी गर्माहट पनपने लगी थी, जिस वजह से उसे काफी पसीना भी आने लगा था। उसके पसीने को देखकर मुलिंगशान ने उसे समझाया, लिंगडोंग भैया, आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन इस फ्लेम डिवाइन होल के नीचे बहुत से ज्वालामुखी मौजूद हैं। ऊपर से ये जगह शांत दिखती है, इसका मतलब ये नहीं कि ये शांत है। समंदर की गहराई पर तो चारों तरफ लावा के विस्फोट होते रहते हैं। ऐसे लावा के सामने तो कोई प्रोफाउंड द स्टेज कल्टीवेटर तक जख्मी हो जाएगा। अब आप पूछोगे कि मुझे ये सब कैसे पता? अरे भाई, हम इमोर्टल सेज वेल क्लैन वाले हैं। समंदर की गहराई में छुपे राज हमें नहीं पता होंगे तो किसे पता होंगे? ये सुनकर लिंगडोंग ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है मुलिंगशान, समझ गया। अब चलो, जल्द से जल्द इस इलाके के बीचों बीच बने शहर पहुंचना होगा। उसके बाद वो और मुलिंगशान तेजी से आगे बढ़ने लगे और कुछ देर बाद एक बड़े से शहर के सामने पहुंचे। वहां पहुंचते ही दिखाई दिया कि वहां बहुत से लोग इकट्ठा थे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे उसे लाल रंग के कवच पहने लोग दिखाई देने लगे। वो लगातार अपने चारों तरफ निगरानी रखते जा रहे थे, जिनके पहनावे को देखकर लिंगडोंग समझ गया कि वो जरूर फ्लेम डिवाइन होल के लोग थे।
इस वक्त मू लिंगशान और लिंगडोंग जिस जगह पर जा रहे थे वो जगह थी फ्लेम डिवाइन हॉल का गढ़, जहां लाइटनिंग कंपटीशन रखा गया था। दोनों को वहां पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी। वहां पहुंचकर लिंगडोंग को इतने सारे लोग दिखे जिन्हें देखकर वो काफ़ी हैरान हो गया। वहां मौजूद लोगों की तादाद थी ज़्यादा नहीं थी, बल्कि उनकी शक्तियां भी बहुत ज़्यादा थी। तब मुलिंगशान ने मुस्कुराते हुए कहा, लिंगडोंग भैया, इस शहर में फ्लेम डिवाइन हॉल का एक महल है जहां इस मुकाबले में हिस्सा लेने वाले योद्धा रह सकते हैं। पीछे लिखी जानकारी तो यही थी, तो क्यों ना हम लोग सीधे वहीं चले। इस पर लिंगडोंग ने हामी भरी, जिसके बाद वो दोनों सीधे उस महल की तरफ बढ़ने लगे। वहां जाने में दोनों को तकरीबन 10 मिनट का वक्त लगा, क्योंकि शहर में भीड़ इतनी ज़्यादा जो थी। उस महल के बाहर कुछ योद्धा खड़े थे जो भले ही काफ़ी ताकतवर थे, मगर वो योद्धाओं को अंदर जाने से रोक नहीं रहे थे। इसलिए लिंगडोंग और मो लिंगशान आसानी से अंदर पहुंच गए। जहां पहुंचते ही उन्हें एक बहुत बड़ी जगह दिखी। उस जगह पर काफ़ी शोर शराबा था और चारों ओर लोग ही लोग दिखाई दे रहे थे। लिंगडोंग इन लोगों को गौर से देखता गया और महसूस करने लगा कि वहां मौजूद सभी लोग बहुत ताकतवर थे। लेकिन जिस दौरान लिंगडोंग बाकी लोगों को देखने में लगा था, उतने में अचानक उसे पीछे से एक पहचानी हुई आवाज़ सुनाई पड़ी। लिंगडोंग, तुम भी यहाँ आ गए। इस आवाज़ में थोड़ी हैरानी भी थी, जिसे महसूस कर लिंगडोंग तुरंत पीछे मुड़ा और देखने लगा कि आखिर उसे किसने बुलाया था। फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।